आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का 10वां चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि इस चैप्टर का नाम देख के आपको अनुभव हो गया होगा कि इसमें दो प्रोसेस हैं, दो फिनोमेनन हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में सिर्फ हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में बात करेंगे। और परावर्तन हमेशा दर्पण के अंदर होता है, मिरर के अंदर होता है। और आप जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में ही मिरर, तीन तरह के मिरर आपको दिख रहे हैं। या हम पहला है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दो गोलीय मिरर हैं, दो गोलीय दर्पण हैं। एक का नाम है अवतल, जिसमें उल्टा ये इंसान दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और जिसमें सीधा दिखाई दे रहा है वो उत्तल दर्पण है। तो अवतल, उत्तल और समतल, तीन तरह के दर्पण के बारे में बात करेंगे कि इनमें किस तरह का प्रतिबिंब है वो बनता है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को, इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, लाइट चैप्टर है, प्रकाश का चैप्टर है। तो सबसे पहले लाइट है क्या? लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट एनर्जी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें चीज़ों को, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उनको देखने में हेल्प करती है। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, परावर्तन का मतलब क्या है? जिस तरीके से आप सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हो, आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो शीशे में आपका जब चेहरा दिखाई देता है तो वहाँ पर जो परावर्तन है वो लाइट का परावर्तन है कि लाइट उस शीशे के ऊपर गिरी और वही चीज़ आपको दिखाई देती है जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर आप अंधेरे में शीशा देखेंगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब किसी भी शाइनिंग या चमकीली चीज़ पर लाइट गिरती है तो वो दोबारा से बाउंस बैक हो जाती है और इस प्रोसेस को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमें फिगर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में हम बताएंगे कि समतल दर्पण के अंदर क्या क्या, हमने समतल दर्पण का एग्जाम्पल लिया प्लेन मिरर का। तो यहाँ पर एक रे है, इंसिडेंट रे, जिसको आपतित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है। और बीच में आप देख रहे होगे नॉर्मल है रेड कलर का, तो ये नॉर्मल लंब है। जब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला एंगल, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो कभी भी कोई भी रे अगर एंगल बनाती हुई नहीं आएगी, अगर परपेंडिकुलर लंब की डायरेक्शन में गिरेगी तो वो उसी दिशा में हो जाती है बाउंस बैक और हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब जब भी कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा तो वो किसके कारण होगा कि वो ओब्लिकली गिरनी चाहिए, कुछ एंगल बनाती हुई वो एक शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट गिरेगी और उसी एंगल से वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा, कभी भी दर्पण अगर घर के अंदर टूट जाता है शीशा, तो आप देखोगे उसके ऊपर रेड पॉलिश हो रखी होती है एक साइड पर। इसका मतलब वो आर पार लाइट नहीं जाएगी, तो उस सरफेस पे लाइट गिरेगी और वापस उसी दिशा में वापस आ जाती है और हमें अपना चेहरा है वो दिखाई देता है। अब इसके एक नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, जो कि दो नियम है जो फॉलो होते हैं हमेशा किसी भी इमेज को बनाने के लिए। प्लेन मिरर के अंदर या दूसरे जितने भी गोलीय दर्पण हैं सभी के अंदर ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, दोनों इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है? जो ये किरण आई, जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है, और जो लंब है और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब मिरर के ऊपर जहाँ पर ये गिर रही है, दोनों के दोनों किरणें परावर्तित हो रही है और आपतित किरण आ रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये जहाँ पर ये गिर रही है, ये सभी एक ही तल के अंदर होते हैं। तो दो लॉ इसमें हमने पढ़े। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आता है क्वेश्चन, तो डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको दोनों लिखने हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल हमने खड़ा कर रखा है, ये तीनों एक ही तल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है कि एक समतल दर्पण के अंदर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले फिगर देख के हमें पता चल रहा है, मेयर है जहाँ पे लिखा है मेयर, इसकी जो हाइट है वो सेम है और ये सीधा खड़ा है। इसका मतलब कभी भी प्लेन मिरर के अंदर, आप खुद भी देखो ड्रेसिंग मिरर में जब आप अपनी इमेज देखते हैं, आप अपना जब भी ड्रेसिंग करते हैं या बाल बनाते हैं, तो आप जब अपने फेस को देखते हैं तो आप देखते हो कि बिल्कुल सीधा दिखाई देता है।
तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के अंदर वो आभासी और सीधा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो प्रतिबिंब का जो साइज़ है, जितने हम हैं, जितने मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हैं, हमारा जो साइज़ है वो प्रतिबिंब के साइज़ के बराबर होगा, दोनों एक जैसे होंगे। प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट है, हमेशा जो इमेज बनता है मिरर के अंदर वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट है, ऑब्जेक्ट इसके सामने है और वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और चौथा पॉइंट है, इसमें पार्श्व परावर्तन होता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट दिख रही है, देखो बहुत ध्यान से देखना, मेयर लिखा हुआ है तो MAYOR, आर है वो उसकी साइड है वो चेंज हो जाती है, जिसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस है, उसके लेटर्स की साइड चेंज कर रखी होती है, ताकि जो पीछे जब एम्बुलेंस आती है तो साइड जो मिरर होता है, जो उत्तल दर्पण होता है गाड़ियों के अंदर, उसमें वो एम्बुलेंस वो सीधा करके दिखाई देता है, क्योंकि मिरर के केस में चाहे वो किसी भी तरह का मिरर है उसमें पार्श्व परावर्तन होता है। तो लेटरली इन्वर्टेड है, इसके अंदर लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है। और एक और इसमें खास बात होती है कि जो इमेज का जो डिस्टेंस है, जितना आप दूर जाओगे इमेज भी आपकी उतनी दूर बनेगी, जितना आप मिरर के पास आते हो उतनी वो पास होती जाती है। जैसे कि इसमें लेफ्ट साइड फिगर में आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है, ऑब्जेक्ट है ऊपर जा रही है तो इमेज भी ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आ रही है तो इमेज भी पास आ रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है तो इमेज की हाइट भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप, और सीधी ऑब्जेक्ट है और हमेशा आभासी इमेज है वो बनती है प्लेन मिरर के अंदर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है उसके परावर्तन पृष्ठ पे। जैसे हमने समतल दर्पण की बात की, समतल में बिल्कुल प्लेन था वो परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे लाइट गिरती है और वापस चली जाती है, उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पण में जैसे एक चम्मच को अगर आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, चम्मच का जहाँ पर आप खाना डालते हैं अंदर वाला हिस्सा है, अगर मैं एक चम्मच को अंदर वाले हिस्से को ऐसे ही रहने दूँ और ऊपर पॉलिश कर दूँ तो वह कनकेव मिरर बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। इसका मतलब वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कर्व हो रखा है, सेंटर की तरफ है, सेंटर मतलब जहाँ पर सेंटर, ये आधा कर्व है एक तरह से, सेमी सर्कल है, तो उसको हम सेंटर की तरफ बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। लेकिन अगर मैं दूसरी कंडीशन में चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको पॉलिश कर दें तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर वाला होगा, जहाँ पे हम चम्मच बैक साइड जो होती है चम्मच की उसको आप देखोगे वो परावर्तक पृष्ठ होगा, तो वो कहलाएगा कन्वेक्स मिरर या इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जहाँ पर जो गोलीय दर्पण के अंदर जो इसका परावर्तक पृष्ठ है जो वो बाहर की तरफ है तो वो उत्तल दर्पण है, अंदर की तरफ परावर्तन पृष्ठ है तो वो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। दूसरा, कनकेव मिरर में खास बात क्या होती है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर लेता है, एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। जैसे दिख रहा है इसके अंदर लाइट आ रही है पैरेलल और PF पे आके मीट कर जाती हैं। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, वो जो रे गिरती है उसके ऊपर उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए उनको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसमें 3-4 बातें जो हमें ध्यान देनी है। ये जो कर्व दिख रहा है इसको अपर्चर बोलते हैं, द्वारक जो हिंदी में। P का मतलब होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव, जो सेंट्रल पार्ट है द्वारक का, और P से होती हुई एक लाइन सेंटर तक जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं C को। जब C और P F से होती हुई जाती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और F है प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। अब इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक है कैपिटल R और एक स्मॉल f। कैपिटल R P और C के बीच की दूरी को, जो रेडियस होता है किसी भी गोलीय दर्पण का, जो रेडियस है, जो सर्कुलर शेप होती है उसका जो रेडियस है वो सेंटर से उसके एंड तक P तक, उसको रेडियस कहते हैं या उसको वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। उसके बाद F और P के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कहेंगे फोकल दूरी या फोकल लेंथ, फोकल दूरी या फोकल लेंथ के नाम से उसको जानेंगे। और R और F में क्या रिलेशन है, R बराबर है 2F, तो ये दोनों लेंस के अंदर एप्लीकेबल है, अवतल दर्पण के अंदर भी और उत्तल दर्पण के अंदर भी। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन या कुछ पॉइंट्स थे, जो सिंबल्स हैं, जो आपको जब भी रे डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको एक मुख्य अक्ष खींचना पड़ेगा, जहाँ पे सेंटर पे P लिखोगे, फिर C लिखोगे, बीच में F आएगा, और इस तरीके से आप अपने रे डायग्राम में वो ड्रॉ करेंगे। अब रे डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं।
पहला रूल क्या है, सबसे पहले तो 2 रेज होंगी। अब 2 रेज के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं कि 4 में से आप कोई भी 2 रे लें, आपका रे डायग्राम बन जाएगा और वहाँ पे प्रतिबिंब जरूर बनेगा। माना कि ये ऑब्जेक्ट है रेड वाली और यहाँ से रे आ रही है, लैंप है ये या बल्ब है, कुछ भी है। अगर एक रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाएगी तो उसका कारण क्या होगा, फोकस में से पास करेगी, ध्यान रखना। दूसरी अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तीसरी रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पाथ डेविएट नहीं होता, वो उसी दिशा में चली जाती है। और चौथा कारण है, जब ओब्लिक एंगल बनाती हुई वो पी पे गिरेगी कोई लाइट, तो उसी एंगल से होती हुई वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 4 रेज हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको देखना है और चारों आपको रूल इस रे डायग्राम बनाने के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है, अब हम इमेज की बात करेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसमें किस किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए ऑब्जेक्ट की प्लेस का अलग अलग पोजीशंस पे ज़रूरी है, उसके हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जैसे सन है या बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट, सन ही हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है ये ऑब्जेक्ट सन, और हमने एक मिरर रखा सन के सामने, अवतल दर्पण जो अंदर से कर्व्ड है, अंदर कर्व्ड जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ है और बाहर पॉलिश कर रखा है। उसका वही पी एफ सी इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकल पर, तो 2 रे यहाँ पे पास करेंगे, पैरेलल भी हो सकती है दोनों, जो मैंने अभी अभी बताया रूल। तो पहले क्या है, जब एक पैरेलल रे गई मुख्य अक्ष के, येलो वाली लाइन के वाइट वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है, समानांतर जा रही है, जैसे वो परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी तो वापस परावर्तित होकर फोकस में से पास करेगी। इसी तरीके से मुख्य अक्ष के नीचे भी एक लाइन जा रही है, वो भी ऐसे ही परावर्तक पृष्ठ पर टकरा के फोकस में से पास करेगी। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है, 2 रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, वो मुख्य फोकस पर जाकर मिल रही हैं दोनों रेज। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा, और उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ क्या है प्रतिबिंब का, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज होगा, बिंदु के आकार का होगा। और उसकी नेचर क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। तो ये पहला केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थे। अब सेकंड केस में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पास ले आते हैं मिरर की तरफ, इसका मतलब बियॉन्ड सी है, वो सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक तरह से वक्रता त्रिज्या है, ये केंद्र है पूरे इस लेंस का। तो यहाँ माना कि मोमबत्ती को हमने सी से परे रख दिया, सी से परे रखेंगे तो एक रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी, फोकस में से पास करेगी, दूसरी रे फोकस में से पास करके पैरेलल हो जाएगी, और ये जब दोनों मीट करती हैं तो सी और एफ में इमेज आपको मोमबत्ती का दिखाई देगा और छोटा इमेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर चारों चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, बियॉन्ड सी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ और सी के बीच में, साइज क्या था इमेज का, छोटा था, किससे, ऑब्जेक्ट से, और इमेज की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, सीधा वास्तविक और उल्टा है। तो हमेशा अवतल दर्पण के अंदर 5 केसेस के अंदर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक एक्सेप्शनल केस है जो हम बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पे आ जाएं, थर्ड इमेज। हमने अभी तक अनंत पे रखा वस्तु को, सी से परे रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख देते हैं। मोमबत्ती को सी पे रखा, एक रे पैरेलल गई, फोकस में से पास हुआ, फोकस में से गई तो पैरेलल आ गई, ये रूल दोनों फॉलो होंगे, उसमें 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी और सी पर आकर इमेज बन जाती है और उसी साइज की इमेज बनती है जितना कैंडल थी। तो जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगा, साइज सेम रहेगा, और इमेज का नेचर क्या होगी प्रतिबिंब की, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। उसके बाद फोर्थ केस में अब हम मोमबत्ती को और मिरर के पास लेते हुए जाएंगे। अब सी पर थी तो उसको सी और एफ के बीच में रख देंगे। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो 2 रेज कौन सी जाएंगी, एक पैरेलल जाएगी, फोकस में से पास करेगी, दूसरी फोकस में से जाएगी, पैरेलल पास करेगी। अभी तक हमने यही 2 रेज को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब इमेज बना, आप देख रहे हो कि बड़ा साइज बन रहा है मोमबत्ती से, जो प्रतिबिंब बना इमेज है उल्टा है और बड़ा साइज है। तो यहाँ पर जब मोमबत्ती को हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो जो प्रतिबिंब बना वो बियॉन्ड सी बना, सी से परे बना, और साइज मोमबत्ती का जो इमेज है प्रतिबिंब है वो बड़ा है और वास्तविक और उल्टा है। तो ये फोर्थ केस हुआ। उसके बाद 5वां इमेज फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रख देते हैं। एफ पे रखेंगे तो ओ जो कैंडल है
ओ जहाँ पे लिखा हुआ है वो पैरेलल जाएगी, फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या खास बात है, वो टकरा के वापस उसी दिशा में आ जाती है। तो एक पैरेलल रेज मिलेंगी जो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब इमेज अनंत पर बनना है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट वाला केस रिवाइज हो जाता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज एफ पे था। अब ऑब्जेक्ट हमारी एफ पे है तो जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो अनंत पर बन रहा है और इसका साइज बहुत ही बड़ा होगा मोमबत्ती से, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये चारों चीज़ें आपने देना है, ध्यान देना है इसमें। अब है 6 एग्जाम्पल, बहुत ही एक्सेप्शनल केस जो कि इसका पर्पज़ है वो हम डेली लाइफ में करते हैं। इस केस में वो है जब ऑब्जेक्ट को, कैंडल को हमने P और F के बीच में रखा। P मैंने आपको बताया था पोल है, ये ध्रुव है जो कर्वेचर पे, जो ब्लैक कलर का एक कर्व सरफेस दिख रहा है, उसके सेंटर से जो मुख्य अक्ष C, F और देन P है। ये यहाँ पे लेबल नहीं कर रखा लेकिन सेंट्रल पार्ट ये मोमबत्ती से इधर वाला P है। तो P और F के बीच में जो मोमबत्ती को रखा तो एक रे जाएगी पैरेलल, फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे फोकस में से पास होते हुए वो पैरेलल हो जाएगी। ये रे आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, इनको हमें आगे की पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा ये, और वो बड़ा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, लेकिन यहाँ सीधा है। यहाँ पे ये सबसे एक्सेप्शनल केस क्या है, वर्चुअल इमेज है। जब भी आप देखो, जब भी शेविंग की जाती है, कोई शेविंग करता है तो आप जब फेस देखते हो उसमें गोलीय दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर, तो वो सीधा दिखाई देता है। तो वहाँ पर इमेज हमें बहुत ही क्लोज होना पड़ता है। दूर से अगर देखोगे तो आप उल्टे दिखाई दोगे, उस इमेज में आपके प्रतिबिंब में उल्टा दिखाई देगा। लेकिन जब हमें सीधा इमेज देखना है तो हमें F और P के बीच में वस्तु को रखना पड़ेगा, और वो वर्चुअल इमेज होगा और सीधा होगा, आभासी है। अपीयर टू मीट है तो आभासी है वो। तो ये 6 केसेस थे जहाँ पर आपको रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि अवतल दर्पण के अंदर किस तरह के प्रतिबिंब है वो बनते हैं। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, जो अवतल दर्पण है वो टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर, या जो व्हीकल के आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर की ये जीप है जिसमें दिख रही है लाइट्स, हेडलाइट्स हैं, इसमें भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये क्या करता है, सभी रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है और कॉन्सेंट्रेट कर देता है लाइट को एक तरह से। दूसरा आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट वाले फिगर में एक पर्सन है, वो अपने फेस, जो लार्ज इमेज दिख रहा है फेस का, क्योंकि वो शेविंग मिरर है और उसको पास देखना है, तभी वो बड़ा तब दिखाई देगा जब F और P के बीच में उसकी ऑब्जेक्ट रखा होगा। फेस को बहुत ही क्लोज रखेंगे तो शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट भी देखो दांत का साइज़ बड़ा देखने के लिए बिल्कुल नियर रखते हैं, उसमें जो लेंस है वो बिल्कुल दांत के पास लेके गए हैं, तभी वो सीधा दिखाई देगा, नहीं तो वो इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट आता है जो सोलर फर्नेसेस होती हैं, उनके अंदर भी लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसका इस्तेमाल डिफरेंट पर्पजेज़ में किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। जो उत्तल दर्पण है उसमें किस किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, उसमें 6 थे, इसमें 2 हैं। तो अवतल दर्पण सबसे पहले ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रे कलर दिख रहा है, एक येलो लाइन दिख रही है जो कर्व सरफेस है, आप नीचे वाले इसमें देख सकते हो। इस तरह की जो लाइंस लगा रखी हैं वो पॉलिश पार्ट है अंदर का, जैसे चम्मच है, अंदर वाला पार्ट हम पॉलिश कर दें और बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो वो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का काम करेगा। तो इसमें सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं तो कहाँ पर इमेज बनता है ये देखेंगे। 2 पैरेलल लेज आई, जैसे ही परावर्तक पृष्ठ के साथ टकराती हैं वो कन्वर्ज नहीं होंगी, क्योंकि ये मिरर डाइवर्जिंग है, वो विस्तृत हो जाती है, दूसरी उसी दिशा में डाइवर्ट हो जाती हैं। और जब हम उन डाइवर्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं मिरर के सेंटर की तरफ, तो दे अपीयर टू मीट एट द फोकस। तो जब अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस में बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है, और उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज़ है। और हमेशा जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, उसमें छोटा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरे केस के अंदर क्या है, अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हो आप, पोल से उधर कहीं पर भी रखो, अनंत से थोड़ा पास ले आते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, P से उधर रखा, तो एक रे पैरेलल गई, देन इट डाइवर्ट होगी तो अपीयर टू मी पास थ्रू द पैरेलल रेज। हमेशा
चाहे वो एक्चुअल में जा रही हैं या अपीयर टू मीट है, वो फोकस में से ही पास करेंगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हैं तो सेंटर ऑफ जो वक्रता केंद्र है उससे वापस उसी दिशा में आ जाती है, वहाँ पर पाथ है डेविएट नहीं होता। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में से लाइट जब पास करती है तो उसमें उसका रास्ता चेंज नहीं होता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी में से पास करने पर वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। जैसे पैरेलल जाती है तो फोकस में से पास हो जाती है। तो यहाँ पर इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर ही बन रहा है और P और F के बीच में बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है। तो ये डिमिनिश साइज है और सीधा बन रहा है और आभासी है। तो सीधा और आभासी इमेज बनता है उत्तल दर्पण के अंदर। अब इसके कुछ उपयोग हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। जैसे आप देख रहे हो ऊपर जो फिगर दिख रहा है, ये व्हीकल, चलते हुए व्हीकल का साइड रियर व्यू मिरर है। हमेशा व्हीकल्स के अंदर साइड जो मिरर है या जो सेंट्रल मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर आपने देखा कि सीधा इमेज आता है और छोटा आता है। इसका मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइडर हो जाता है। कर्व्ड एरिया की वजह से वो पीछे का काफ़ी देख सकते हैं। और मिरर के ऊपर लिखा है कि जो चीज़ें आपको बहुत दूर दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल पास हैं। तो इसलिए जब भी कभी टर्न करते हैं हम रोड पर तो साइड व्यू देखते हैं कि कोई व्हीकल पीछे ज़्यादा पास तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें वाइडर व्यू है पीछे का दिखाई देता है और हम सेफ्टी के साथ है वो गाड़ी है वो रोड पर चला सकते हैं। अब इसमें आता है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मिरर फार्मूला। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण के सूत्र का फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। u क्या है? जो वस्तु हमने जो बिंब रखा मिरर के सामने उसके और पोल के बीच की दूरी। और v क्या है? इमेज की। हमेशा जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं दर्पण के अंदर तो वहाँ वो ध्रुव से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। तो ये फोकल लेंथ होती है f, जो मैंने बताया था पहले भी, f और p के बीच की दूरी, और v होता है प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद आता है दर्पण में आवर्धन क्या है, कि वो बड़ी छोटी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो किसी भी गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h'/ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा हम उसके डिस्टेंस के हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं, -v/u। तो मैग्निफिकेशन m = hi, इमेज मतलब i का मतलब इमेज, o का मतलब ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू -v/u। अगर कोई भी हमें इसमें दे रखा है तो हम उस तरीके से बता सकते हैं। अगर कभी भी इमेज उल्टा आता है तो मैग्निफिकेशन माइनस होगी, उसमें नेगेटिव होगी, सीधा आता है तो पॉजिटिव होगी। अब है कुछ साइन कन्वेंशंस। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशंस का बहुत ज़रूरी होता है कि हमें प्लस है माइनस है किस तरह से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें। तो साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल की जाती हैं इसमें। सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्या है कि हमेशा जो ये मिरर है, गोलीय दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण है मेरे पास, क्योंकि बाहर की साइड पॉलिश है, अंदर का परावर्तक पृष्ठ है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इस मिरर के अंदर इमेज मैक्सिमम 5 केसेस में लेफ्ट साइड ही बन रहा है तो v भी नेगेटिव होगा। और एक साइड पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर बन रहा है एक केस में, 6 केस में, जहाँ पे f और p के बीच में ऑब्जेक्ट रखी, जो शेविंग मिरर में यूज़ किया जाता है या हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है, इस तरह से पोजीशन रखी जाती है वहाँ पे ताकि सीधा और आभासी इमेज बने। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होता है, हाइट ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट की होती है तो वो पॉजिटिव है। अगर इमेज नीचे बनता है तो वो नेगेटिव है, लेफ्ट है तो नेगेटिव है और राइट है तो पॉजिटिव है। ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, एक्स वाई एक्सिस बना के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। वही सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करने के लिए लगानी है। अब हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर और इमेज डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब मिरर यहाँ पर कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कनकेव मिरर है u है वो लेफ्ट साइड में है तो -3, v है वो भी उसी तरफ है, इमेज बनता है तो -12 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमें फार्मूला v और u दे रखा है तो हम यहाँ पे h की हमें ज़रूरत नहीं है तो m = -v/u। तो -v/u वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन -4 है। इसका मतलब इमेज उल्टा बना है। इसलिए यह प्रूफ हो गया कि अब अवतल दर्पण के अंदर जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है और कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज सीधा और आभासी होता है। तो इस तरह से हम
कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं वो उनकी प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी में से। तो आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक